रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर हम लोग बात करें 2 या फिर 3 साल से, पिछले 2 से 3 साल अगर क्राइम के लिहाज से देखा जाए तो इसमें कुछ इस तरीके से क्राइम किए गए हैं कि जिसमें जो पति और पत्नी वाला रिश्ता होता है उस रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से कलंकित किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि शादी की जाए या फिर ना की जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लव मैरिज ही बढ़िया है, अरेंज में दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, उठाकर देखेंगे, डाटा उठाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि लिव इन में रहने वालों ने भी एक दूसरे के कत्ल किए हैं। तो आज के इस दौर में कुछ इस तरीके से घिनौने क्राइम किए जा रहे हैं और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग पूरा विस्तार से सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि आखिर इस क्राइम को करने की किसी इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी थी। महज चंद मिनटों की खुशी के लिए इंसान क्राइम के रास्ते पर चलता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और आज की कहानी के अंदर इस बात का जीता जागता उदाहरण आप लोग को दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है बुलंदशहर। और इसी बुलंदशहर के अंतर्गत एक कोतवाली आती है, शिकारपुरी कोतवाली। और इसी शिकारपुरी कोतवाली के अंदर 17 फरवरी साल 2026 को एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, मैं रानीवाला चौराहे के पास से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से गुज़र रहा था। मैंने देखा कि एक ऑटो जो है वो उल्टा पड़ा हुआ है, यानी पलट गया है। और उस ऑटो के अंदर दबने की वजह से शायद उस ऑटो के ड्राइवर की मौत हो गई है, लिहाजा आप लोग जल्दी पहुंच जाइए। अब उसके बाद में जब इस तरीके की खबर पुलिस को मिली, पुलिस सारन फारन में अपनी गाड़ी उठाती है और उसके बाद में मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे कर उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में सब लोगों से पूछा जाता है कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता है। होते करते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम नीरज है, जो कि रहने वाला है डिबाई थाने का। और इसी डिबाई थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गोसमी हीरापुर, और इसी गोसमी हीरापुर का रहने वाला है। लेकिन पिछले कुछ समय से शिकारपुरी में रहकर ये अपनी पत्नी पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। ऑटो चलाता है, उसी ऑटो से जो भी कुछ खर्चा पानी निकलता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लिहाजा इस बात की जो सूचना होती है, पुलिस तुरंत इस नीरज के परिवार वालों को दे देती है। अब परिवार वालों को बताया जाता है कि तुम्हारे घर का जो सदस्य है जिसका नाम नीरज है, उसका ऑटो पलट गया और ऑटो के अंदर दबने की वजह से उसकी मौत हो गई। लिहाजा घर परिवार वालों को भी लगता है कि एक हादसा हो गया। लिहाजा घर परिवार वालों को दुख तो होता है, किसी के परिवार का कोई सदस्य जाता है तो दुख होता है। लिहाजा घर परिवार वालों का बुरा हाल था। जैसे तैसे कर लोग उन घर परिवार वालों को समझाते भी हैं। उसके बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी। बाकी के लोग इंतज़ार करते हैं कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो के आए तो फिर रिश्तेदारों को खबर की जाए और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। लिहाजा डेड बॉडी आती है और उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं ये बड़ी ही नम आंखों के साथ में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, अब तक सबको यही लग रहा था कि महज ये एक हादसा था। जो नीरज ऑटो चलाया करता था वो ऑटो अचानक से पलट गया, जिसके अंदर दबने की वजह से नीरज की मौत हो गई। पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था, जो आस पड़ोस लोग इकट्ठे हुए थे उनको भी ऐसा ही लग रहा था, साथ के साथ नीरज के परिवार वालों को भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को जब पुलिस वाले पढ़ते हैं तो उस रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन होती हैं उसे देखने के बाद में, उसे पढ़ने के बाद में ये जो पूरा केस था, ये केस 90 डिग्री तक पलट जाता है। दरअसल अभी तक जिस डेथ को महज एक एक्सीडेंटल डेथ समझा जा रहा था, वो कोई एक्सीडेंटल डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नहीं थी, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो व्यक्ति नीरज जिसकी मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि नीरज की गला दबाकर हत्या की गई है। उसके जिस्म पर और भी ज़्यादा चोटों और खरोचों के निशान दिखाई पड़ते हैं।
अब गला दबाकर हत्या की गई है। एक्सीडेंट में ऐसा लग रहा था कि शायद दबने की वजह से मौत हुई है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई चोट का निशान नहीं, महज गला दबाया गया और उसके बाद शायद इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की शायद कोशिश की गई है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस केस की तफ्तीश शुरू करते हैं। सबसे पहले नीरज के जो चाचा होते हैं, जिनका नाम होता है देवेंद्र भारद्वाज, वो इसी शिकारपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कराते हैं। अब उसके बाद में पुलिस छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले यह पता करती है कि नीरज का किसके साथ में उठना बैठना था। नीरज की पत्नी से पूछताछ की जाती है, पूजा से। तो पूजा भी वही सारी बताती है कि साहब हमारी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना रंजिश है। डेली की तरह नीरज अपना ऑटो लेके जाया करते थे, उसके बाद में आ जाया करते थे। लेकिन कल खबर मिली कि उनका ऑटो पलट गया। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि उनकी हत्या हुई है। साहब मेरी समझ से परे है ये सब कुछ किसने किया है। लिहाजा पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, उनसे भी कुछ नहीं मिलता। जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी वहां पर ये खंगालते हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए, तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। लिहाजा घर वालों से पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को ना पता हो तो घर वालों को पता होगा। और जब घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट है, कोई शक है, किसी से कोई ज़मीनी विवाद रहा हो, किसी से कोई रंजिश रही हो, किसी के साथ में ज़्यादा दोस्ती, किसी के साथ में दुश्मनी, तो परिवार वाले भी कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और जो कुछ पैसे कमाते हैं उसी से अपना भरण पोषण करते हैं, तो इस गरीबी में भला हम किससे दुश्मनी मोल लेंगे। अब पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लिहाजा बार बार जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने बयानों को थोड़ा पलट देती और यहीं से पुलिस को पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद में उड़ते उड़ते पुलिस को यह भी सुनने को मिलता है कि जो नीरज की पत्नी है, जिसका नाम पूजा है, उसके रिश्ते किसी और के साथ हैं। लिहाजा पुलिस वाले कॉल डिटेल्स ये सारी चीज़ें खंगालते हैं तो एक नाम सामने आता है और ये नाम होता है गौरव उर्फ रोहित का। गौरव जो कि अहमदगढ़ के खखूड़ा इलाके का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस वाले इस गौरव और इस पूजा, इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुला लेते हैं। पुलिस थाने बुलाते हैं। बुलाने के बाद में इनसे पूछताछ करते हैं। शुरुआत में ये पुलिस को तमाम तरीके की बातें तमाम तरीके से गुमराह करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले इन दोनों को जब अलग अलग बिठाते हैं और अलग अलग तरीके से जब इनके ऊपर बातों के जाल फेंके जाते हैं तो अंततः ये दोनों अपना राज खोल देते हैं। और जो पूरी कहानी सुनाते हैं उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले कुछ देर तक तो नीरज की पत्नी पूजा के चेहरे को ही देखते रहते हैं कि आखिरकार इसने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। दरअसल जो पूजा होती है ये बताती है कि साहब मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, हत्या के पीछे का रीज़न पूछते हैं, कहानी पूछते हैं, तो जिस हिसाब से पूजा और ये जो गौरव था ये भी पूरी कहानी सुनाते हैं तो उसके हिसाब से गौरव और पूजा इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ते थे और आए दिन इन दोनों के बीच में मुलाकातें होती थी। इस बात की खबर नीरज को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहावत यही है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान इनको छुपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन छुपा नहीं पाता, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ बाहर आ जाती हैं। और इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। गौरव और पूजा यह समझ रहे थे कि हमारे जो काले कारनामे हैं उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर नीरज की किस्मत या फिर जो भी कुछ कहें कि नीरज एक दिन अपने काम से जल्दी लौट आता है तो वो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी पूजा है ये गौरव के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है उसके बाद में गौरव तो जैसे तैसे वहां से भाग जाता है, लेकिन नीरज अपनी पत्नी पूजा की पिटाई कर देता है। साथ के साथ पूजा के ऊपर नज़र भी रखना शुरू करता है। अब पूजा को ये बातें इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती हैं कि वो अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग करती है। और उसके बाद में 16 फरवरी साल 2026 को जो गौरव होता है ये किसी बहाने से नीरज को ट्यूबवेल के पास बुलाता है और गौरव अपने साथ में अपने एक दोस्त ओमवीर को भी लेकर गया था। वहाँ पर ये तीनों लोग बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं और जब इन दोनों को लग जाता है कि नीरज शराब के नशे में धुत हो चुका है तो उसके बाद में गमछे से गला दबाकर नीरज की हत्या कर देते हैं और उसका जो ऑटो था उसी ऑटो में उसकी डेड बॉडी को डालते हैं और पहुंच जाते हैं रानीवाला चौराहे के आसपास और वहां पर उसका ऑटो पलट देते हैं और ऑटो पलटने के बाद में उसके सर को उस ऑटो के नीचे दबा देते हैं ताकि ये पूरा जो हत्याकांड है ये महज एक एक्सीडेंट लगे।
लेकिन दोस्तों कहावत यही है कि इंसान चाहे कितनी ही ज़्यादा चालाकी के साथ में क्राइम करे, वो एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। और आज की इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। इस कहानी के अंदर पूजा ने अपना सुहाग खुद उजाड़ लिया और इस कहानी के अंदर जो गौरव है वो भी जेल में जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था, वो महज एक दोस्त था, उसका नाम था ओमवीर, और उसने भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर ली। तो इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों की भेंट कई सारी जिंदगियां चढ़ गई। एक व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया, एक परिवार का सदस्य चला गया, एक पत्नी खुद अपने ही हाथों से विधवा हो गई, एक व्यक्ति जो अवैध संबंधों में अब अपनी पूरी जवानी जेल में काटेगा, एक दोस्त जिसने दोस्ती की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, इसमें अशबा जी हैं, लिखते हैं लोग कम से कम अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो अशबा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, अगर लोग सोचें तो शायद ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े इंसान को। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस वन डियर, भगवान आपको कामयाबी दे। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। शरीन शर्मा हैं, लिखते हैं शाविज मलिक भाई आपका अंदाज़ बयां बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दर्श बिशन है, लिखते हैं दर्श बिशन नाइस वीडियो सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, कहानी बहुत अच्छी है और डेंजरस भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मेरे भाई शुक्रिया। मोहम्मद जोरेश जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। साहिल हैं, शाहबुद्दीन इनका नाम है, ये बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं हमेशा की तरह, शुक्रिया। मैं CHD करके लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो भाई शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट्स किया। मोहम्मद आमिन गुज्जर कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं अपनी अपनी वाइफ को मायके भेज देना चाहिए था, दोस्त के भरोसे पर नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, राय भी दी, शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं शाविज भाई राम राम भाई, आपकी कहानी सुना हुआ था और आपने ही सुनाया था। तो धीरज सिंह जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने सुनाया था ये कहानी, खैर आपने बताया, शुक्रिया। और उसके बाद दुनिया में BCA का रिश्ता जो तैयार तार होता जा रहा है, ए चौधरी जी, शुक्रिया आपका। परवेज़ अहमद और नसीर अहमद जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, कैसे हैं आप, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं जी, सब कुछ बढ़िया। बाकी आप लोग बताएगा कि कैसा चल रहा है सब कुछ, और कहानी कैसी लगी और कहानी सुनाने का अंदाज़ कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।